हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन और करंट अफेयर्स के अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 20 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स की मैगजीन में और पीआईबी के साथ साथ द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इवेंट या कौन कौन सी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं। जो हमारी पहली घटना है वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि गेको क्या है। गेको वास्तव में एक छिपकली की प्रजाति है जो कि उड़ीसा राज्य में देखने को मिली है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जबकि बहुत सारा आपको मैगजीन में दिया गया है और अदर संस्थान पढ़ा रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उमंग ऐप। उमंग ऐप वास्तव में कई वर्षों से आपका चर्चा में बना हुआ है। उमंग ऐप की खास बात क्या है कि इसमें न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं या जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात ये एक तरीके का ऐप है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स और उनकी सुविधाएं एक जगह पे मर्ज हो जाती हैं। आप अगर केवल उमंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो भारत सरकार की केंद्र और राज्य अपने राज्य की या किसी भी राज्य की स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में इसमें लगभग 2000 से भी ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और एक खास बात यह है कि भारत सरकार ने 2020 में उमंग ऐप के साथ साथ उमंग इंटरनेशनल ऐप भी जारी किया। उमंग इंटरनेशनल ऐप किस लिए? इसको इसलिए जारी किया ताकि भारत में आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको ये पता चल सके कि भारत में उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। होटल की क्या सुविधा है, खाने पीने की क्या सुविधा है, रहने की उनकी क्या सुविधा है, साथ ही भारत में जो डाइवर्सिटी है उसकी क्या सुविधा है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो जब आप पर्यटन पर कुछ लिख रहे हो, भारत सरकार की टूरिज्म को लेकर कोई स्कीम हो, तो वहाँ पर भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। अगला आर्टिकल है हमारा देशद्रोह और राजद्रोह कानून को लेकर। वास्तव में हमने काफ़ी सारे आर्टिकल आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा शेयर किए हैं विगत 2 से 3 दिनों में, बट आपसे ये जो टॉपिक है ये मेंस का टॉपिक है। ठीक है। मेंस में भी हो सकता है आपसे न केवल एथिक्स में क्वेश्चन पूछें बल्कि आपसे जीएस 2 में क्वेश्चन पूछे। ठीक है। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो इसकी प्रासंगिकता पर पूछेगा, पक्ष और विपक्ष को लेकर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब हम आपका 12 अक्टूबर से मेंस लेट्स क्रैक सीरीज शुरू करेंगे तो वहाँ पे ऐसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें प्रीलिम के हिसाब से देखना है, तो प्रीलिम की दृष्टि से देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि राजद्रोह कानून किस धारा के अंतर्गत आता है। तो ये भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत जो उसमें धारा एक मेंशन है 124A, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आप ये धारा 124 से कभी मत भूलना। जैसे कई सारी धाराएं इसमें चर्चा में रही हैं, जैसे 498A। ठीक है। तो इन धाराओं को आप हमेशा याद रखिए। तो क्या है, 1837 में लॉर्ड मैकाले ने इस व्यवस्था की शुरुआत करने की बात की थी। आपको अच्छे से पता है कि 1833 का अधिनियम आता है। 1835 में विधि आयोग का गठन किया जाता है जिसके हेड मैकाले को बनाया जाता है। तो मैकाले ने यह सुझाव दिया था कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो भी व्यक्ति देश के खिलाफ कुछ बोले या राज्य के खिलाफ जो कुछ बोले तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। बट इनकी बात को नहीं माना गया। यहाँ तक कि 1860 में जब इंडियन पीनल कोड बनकर पूरा तैयार हो गया, भारतीय दंड संहिता बनकर तैयार हो गई, तो उसमें भी ये नहीं था। बट आगे चलकर जब संशोधन हुआ 1860 के बाद 1867 में, तो 1870 में इसे संशोधन के माध्यम से ऐड कर लिया गया। क्लियर। तो आपसे हो सकता है मे भी फंसाने के लिए आपसे क्वेश्चन दे दे कि 1860 की भारतीय दंड संहिता में इसके प्रावधान निहित थे, तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है। एक और खास बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को इसी धारा 124A के अंतर्गत कई बार जेल हुए
और ख़ास बात क्या है ना कि महात्मा गांधी को जब 124A के तहत जेल जब हुई थी तो इन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी कोर्ट में, जिससे जज काफ़ी प्रभावित हो गए थे। वास्तव में ये स्पीच ही थी सत्य की, कि सत्य का मार्ग का मतलब क्या होता है। ये हम आपको मॉडर्न इंडिया जब ऑप्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे गांधीज़म को जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। चलिए अगला हमारा आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। आप में से अधिकांश बच्चे सोचते होंगे कि मास्टर आप हर चीज़ तो हिंदी में देते हो, बट आप जो रिपोर्ट देते हो वो इंग्लिश में क्यों देते हो। इसलिए हम इंग्लिश में देते हैं कि आप भी जब यूपीएससी का पेपर देंगे ना तो वहाँ पर भी आप इसे इंग्लिश में ही देखेंगे, हिंदी में नहीं देखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि कई बार दिक्कत क्या होती है कि ग्लोबल जो वर्ड है ना और वर्ल्ड, ये ध्यान देना, ये दो वर्ड इतने खुराफाती हैं या इतने उत्पाती हैं कि हिंदी में इनकी परिभाषाएं ही बदल दी जाती हैं। कई बार कर दिया जाएगा विश्व आर्थिक मंच, कई बार कर दिया जाएगा वैश्विक, तो कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप इंग्लिश में देखें। और एक और बात बता दें, कई बार क्या होता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स या ग्लोबल हंगर नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट दोनों अलग अलग के द्वारा जारी की जाती हैं। तो इसीलिए आपको हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप इंग्लिश वाला ही देखें। खैर, जब ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे कि दोनों रिपोर्ट कहाँ पे सिमिलर हो रही हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ये वास्तव में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि UN का पार्ट है, WHO और UNCF यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इन 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। आपसे इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई है, तो आपको दे देगा ऑप्शन में WTO के द्वारा, ठीक है, FAO के द्वारा, UNFCCC के द्वारा, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे दे देगा EU के द्वारा। तो आप बता देंगे साहब FAO के द्वारा इसे जारी किया गया, बाकी इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्या है, वही बात जो ऑलरेडी आपको पता है कि हम मेंस और इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ बता देते हैं। तो आपसे कई बार हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित स्कीम पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने अभी तक स्वास्थ्य से संबंधित कितनी स्कीमें या कौन कौन सी स्कीमों को जारी कर रखा है। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इससे क्या होता है कि किसानों के पास अन्न की उपलब्धता बढ़ती है और साथ ही किसान जो कुपोषण की समस्या से ग्रस्त होते हैं वो दूर होता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, कहीं पर भी आप अपना राशन ले सकते हैं, तो इससे भुखमरी की समस्या दूर होती है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इससे क्या होता है कि इंसान को रोजगार मिलता है तो उसका भरण पोषण हो पाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपको पता है कि 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। संघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना, इसमें टीकाकरण की बात की जाती है बच्चों के, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब हमारा अगला आर्टिकल है क्यूबा के बारे में। क्यूबा वास्तव में इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसकी मैपिंग की दृष्टि से लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता है कि हम हमेशा मैपिंग आपको कवर करा देते हैं जाने अनजाने में। तो आपको पता होना चाहिए क्यूबा गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी के पास में स्थित है। आप में से अधिकांश बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसे नहीं पढ़ना है, मैप दिखाओ। आपके पास जब मैप है तो दिखाइए। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। प्यारी पृथ्वी में हम प्यारे भारत से पश्चिम की ओर जब गए तो पश्चिम की ओर हमने ये अटलांटिक पार किया, और जो ही हमने अटलांटिक पार किया तुरंत हम पहुंच गए अमेरिका के जस्ट नीचे। और ये आपको क्यूबा देखिए बड़ा बड़ा दिख जा रहा, ठीक है। तो ये क्यूबा आपने देखा, ये हवाना आपने देखा, ये बहामास देखा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बस 2 चीज़ें ध्यान में रखिए। 2 चीज़ें क्या ध्यान में रखना है, पहला गल्फ ऑफ मैक्सिको यहीं पे है, दूसरा कैरिबियन सी यहीं पे है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो आपने क्यूबा की लोकेशन देख ली। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या क्वेश्चन का जवाब देंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जवाब देंगे कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। खास तौर पर प्रशांत से अटलांटिक के मध्य में, प्रशांत से अटलांटिक के मध्य, यहाँ से और यहाँ तक। इसमें आपको ये अफ्रीका का रीजन और एशिया का रीजन नहीं बताना है,
ठीक है, आपको केवल यहीं तक का रीज़न बताना है। इतने में से किन किन से होकर गुजरती है, क्या क्यूबा से जाती है, बहामास से जाती है, मैक्सिको से जाती है, कहाँ से जाती है, ग्वाटेमाला से जाती है, होंडुरस से जाती है। तो ये बातें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसी के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा मिड डे मील योजना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बात आपको बता दें, यूपीएससी ने 2014 में काफ़ी सारी स्कीम्स पूछी थी। 2014 के बाद से यूपीएससी ने स्कीम के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। तो अब एक धारणा बन गई है कि मे भी हो सकता है स्कीम पे क्वेश्चन ना आए, बट मुझे ये लगता है कि इस बार यूपीएससी फिर से अपने 2014 के ट्रेंड को रिवाइज कर सकती है। तो उन स्कीम्स पर हमें ज़्यादा फोकस रहना है जो पीआईबी पर काफ़ी दिनों से विद्यमान है। तो अभी ये हाल ही में पीआईबी में पब्लिश हुई है मिड डे मील को लेकर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो पहली बात है इसका नाम ही है मिड डे मील। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसके हर एक प्रोविज़न को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। दूसरी बात है कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जाती है। आपको यहाँ पे दे देगा हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरी बात है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित का मतलब आपको अच्छे से पता है, इंग्लिश में इसका क्या मतलब हुआ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। और हमने एक और स्कीम आपको बताई थी सेंट्रल सेक्टर, अच्छे से याद होगा आपको कि सेंट्रल सेक्टर में 100% फंड सेंटर देती है, बस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में 50-50 भी होता है, 60-40 भी होता है, 80-20 भी होता है। सिंपल सी बात है, इसमें राज्यों की भी भागीदारी है, ठीक है। 1995 में इसे स्टार्ट किया गया था, आपको क्वेश्चन में दे देगा इसे 2010 में स्टार्ट किया गया था, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्लियर। तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्या ये काम करती है, ये काम ये करती कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। माध्यमिक शिक्षा किसे कहते हैं, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, ठीक है। और माध्यमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा किसे कहते हैं, क्लास 12 से एबव, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी कि प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस है कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के सार्वभौमिकरण को यानी कि प्रेजेंटी को प्राप्त कराने के लिए विश्व का ये सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। यानी कि पूरी दुनिया में अभी तक भोजन, और वो भी विद्यालय में, इतना मिलता हो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया वास्तव में रिकॉर्ड बनाने में नंबर 1 है। खास बात क्या है इसमें, वही बातें जो हमने बताई कि विद्यालय के नामांकित क्लास 1 से क्लास 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन घुमा देगा कि हर एक बच्चे को नहीं, वो बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, ऐसा नहीं, फिर बाकी बेचारे क्या लार टपकाएंगे। मान लो उनको एक को खीर मिल रही हो, जैसे दिल्ली के कॉलेजों में बड़ा अच्छा खाना मिलता है, सॉरी दिल्ली के कॉलेज में बोल रहा हूँ, दिल्ली के विद्यालयों में बड़ा अच्छा खाना मिलता है, मतलब टेस्टी खाना मिलता है, आप घर में भी खा सकते हो, ठीक है। हुआ भोजन प्रदान किया जाता है, क्लियर। फिर बात आती है यहाँ पे, इसे राज्य संचालन सह निगरानी समिति के द्वारा देखरेख किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन जरूर घुमाएगा, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन दे देगा कि इसे ग्राम पंचायत के प्रधान के द्वारा निगरानी की जाती है। और आपको लगेगा भी कि हाँ हमारे यहाँ का जो प्रधान है ना, तो वो तो वाकई में विद्यालय का सारा पैसा खा जाता है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य संचालन सह निगरानी समिति एक बनाई जाती है जो न केवल इसको देखती है बल्कि इसमें गुणवत्ता की भी जांच करती है, और गुणवत्ता के लिए एक मार्क प्रोवाइड कराती है जिसको एग मार्क बोलते हैं, ठीक है। आपने हमेशा कोई चिप्स वगैरह का पैकेट लाना तो उसमें ऐसे आपको एग मार्क एक मिल जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एग मार्क। ये वास्तव में खाद्य के प्रति एक सजगता है, जैसे FSSAI के बारे में आप नाम सुनते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। खैर कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ाएंगे कभी ना कभी। बात आती है इसमें कौन कौन से विद्यालय पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो, और जितने गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त हैं वो, साथ ही मदरसे और मकतब जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आते हैं उनको शामिल किया जाता है। यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, जो कि समग्र शिक्षा अभियान का एक कंपोनेंट है, तो उसके अंतर्गत मदरसे हों, मकतब हों, सरकारी विद्यालय हों या सरकार से प्राप्त सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं, उन सब को इसमें शामिल किया जाता है। क्या इसमें प्राइवेट विद्यालय शामिल हैं, तो नहीं साहब, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अब हमारा आता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वास्तव में देखो ये पूरा एक आर्टिकल है, समझ गए। जैसे हमने आपको अभी FAO का न्यूट्रिशन वाली रिपोर्ट पढ़ाई ना, तो न्यूट्रिशन की रिपोर्ट, मिड डे मील और ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये तीनों रिपोर्ट हैं, ये द हिंदू में पब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो अब वही होता है कि हमारी खूबसूरती की डेप्थ से डेप्थ में चले जाओ, उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कवर करा दो, ताकि बार बार हमें वो टॉपिक ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो क्या है ये, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड व वेल्ट हैंगर हिल्फे के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। एक बात बताएं, पहले इसे जारी किया जाता था इप्री के द्वारा, ठीक है। अब ये संस्था बेचारी हट गई है, तो अब ये जो नाम आ गए बड़े जटिल नाम आ गए, क्लियर। तो इसको हम यहाँ से अवॉइड ही कर देते हैं, हमें यही याद रखना है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हेल्फे। हालांकि कभी आपसे ये नहीं पूछता कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ऑलरेडी यूपीएससी ने डेप्थ की जो पराकाष्ठा होती है उस पर क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लगभग 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। पैरामीटर पर क्वेश्चन पूछा है, पैरामीटर का अर्थ क्या होता है उस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसके 4 पैरामीटर हैं। पहला अल्प पोषण यानी कि अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कई बार, कई लोगों की लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बट लंबाई के अनुरूप उनका वजन नहीं बढ़ता, वजन कम होता है, बिल्कुल दुबले पतले, बिल्कुल लकड़ी की तरह, बिल्कुल लंबे बढ़ते चले जाते हैं, बांस की तरह, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका चाइल्ड स्टंटिंग होता है। इसमें क्या होता है कि इनकी उम्र तो बढ़ रही होती है, बट इनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। मतलब दिखने में तो आपको लगेंगे 30 से 35 साल के, लेकिन उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, ठीक है। चौथे आते हैं बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि जो शिशु ने जन्म लिया माँ के गर्भ से, उसके 2 से 3 महीने बाद, या 2 महीने में ही, या 1 महीने में ही, या 15 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको कहते हैं बाल मृत्यु। वो कब होती है? वो तब होती है कि जब बच्चा इनमेच्योर पैदा किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल का सोशल मीडिया का जो ट्रेंड हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि गर्भवती अगर कोई माँ है तो पूरी कोशिश की जाती है कि 1 जनवरी को ना बच्चा पैदा ही होना चाहिए, भले उसको 8 महीने हुए हों या 8.5 महीने हुए हों। जो 9 महीने का जो एक टाइम पीरियड है, जो एक साइकिल है, उससे पहले जब बच्चे को आप पैदा कर देते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती ही है। या कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा अपने आप ही, मतलब जिसको गर्भपात कहते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो तब भी बच्चा इनमेच्योर ही पैदा होता है ना। तो वो बात की बात है, बट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आपको 4 पैरामीटर में अगर क्वेश्चन पूछे आप बता देना, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप। आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, बस इतना पता होना चाहिए क्या है। ये नासा की टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, इंडिया पे पूछेगा आपसे अधिकांशतः, जितनी भी पूछेगा, ठीक है। तो इंडिया की जो टेलीस्कोप होंगी हम उन्हें पढ़ेंगे आसानी से, और उनको जैसे तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में कई सारी लगाई जा रही हैं, ठीक है, हमारे हिमाचल में लगी हुई हैं, क्लियर। तो उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी में ये ज़रूरी है नहीं, ठीक है। अब आज का हमारा लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चर्चा में बहुत है। पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस स्पाईवेयर क्या है? तो नाम पहले देख लो, स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी, ठीक है। वेयर का मतलब कोई ऐप, ठीक है। तो पेगासस क्या है? एक तरीके का प्रोग्राम है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब आपकी लैंग्वेज में एक तरीके का ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, क्या आप डायरेक्टली पेगासस को डाउनलोड करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये क्या काम करता है कि आपने कोई ऐप डाउनलोड किया या आपने कोई फोटो देखी, उसको डाउनलोड कर लिया, तो ये अपने आप आपके उस फोन में, आपके लैपटॉप में स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद आपकी हर एक डेटा की जानकारी ये वहाँ से निकाल लेगा। जैसे आपको 2-3 बातें बताएं लैपटॉप से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि हम तो रोज़ ही फेस करते हैं, ठीक है। तो आपको भी बता देते हैं। क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, कहीं पर भी इंटरनेट में हम देख रहे होते हैं, तो सब कुछ देखना अच्छा नहीं होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कई बदमाश टाइप के जो बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इसमें देखने से क्या होता है कि
वो जब आप देख रहे होते हैं, मान लीजिए वो आपकी 10 मिनट की कोई एक क्लिप हुई या 20 मिनट की आपकी क्लिप हुई या 2 घंटे की क्लिप हुई, तो उस 2 मिनट और 10 मिनट के अंदर अंदर आपके जो भी मोबाइल में डेटा होगा उसको वो चुरा लेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आजकल गूगल ने तो बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया है, पहले तो ज़्यादा दिक्कतें होती थी। आप जब भी गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट को सर्च करना, तो जब सर्च करोगे तो ऊपर एक ऐसा आइकन आपको मिल जाएगा डेंजर का, क्लियर, ऐसा त्रिभुज के आकार का। ठीक है, लेकिन जब आप कोई ऑथेंटिक वेबसाइट आप जब वो करेंगे तो आपको हमेशा एक ऐसा लॉक वाला मिलता है। ठीक है, जो लॉक वाला मिले समझो वही सही है, और जो ऐसी आपको आइकन ऊपर मिलता है सर्च करने के बाद वो बड़ा खतरनाक होता है, तो आपको उनसे बचना चाहिए। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे हमारे वायरस सिस्टम, हमारा जो सिस्टम होता है वो हैक हो जाता है। अब प्रश्न उठता है ये वास्तव में किसका है? इजरायली कंपनी ने 2010 में बनाया था ताकि आसपास के देशों का या अपने दुश्मनों का उनका सॉफ्टवेयर उनका सिस्टम हैक किया जाए और हैक करके उसके माध्यम से सूचनाओं को एकत्र किया जाए। 2019 में और 2014 में चर्चा में रहा था। 2019 में इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि इसने भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों के, कई वरिष्ठ अधिकारियों के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लिया था। तब व्हाट्सएप ने इसके खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की थी अपने यूएसए कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप यूएसए में है, तो यूएसए ने फिर इसको समझाया था। ठीक है, वो बात की बात है, बट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन रिसेंटली 2021 में क्या हुआ है, अभी फिर से कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां भारत की, उनके अकाउंट को फिर से हैक किया गया है। ठीक है, और हैक करने के बाद उसी में फालतू प्रकार के, मतलब उनकी जितनी भी सीक्रेट्स हैं, उनकी जितनी सीक्रेट चैट हैं, जिसको आप लोग बोलते हो ना कि ये इंड टू इंड इंक्रिप्शन है, तो उसको भी उन्होंने पढ़ लिया है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ टाइप करते हैं, कोई चीज़ आप देखते हैं, तो वो देख रहा होता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं बगल वाले को या सामने वाले को, तो ये सारी चीज़ों से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी पहलें की हैं और इंटरनेशनल लेवल पर साइबर अपराध से रिलेटेड कौन सी पहल है। ऑलरेडी हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, लेकिन कई सारे बच्चों के मन में, मेंस के क्वेश्चन जो कि मैं बोल रहा हूँ, तो कई सारे बच्चों के मन में वो स्कीम्स नहीं पता थी। तो आपको अच्छे से पता है श्री IAS अकेडमी आपको बेहतर ही बनाने के लिए बनी है। तो बेहतर के लिए हमने क्या किया, वो सारी स्कीम को एक जगह कर दिया है, ताकि इन फ्यूचर जब आप साइबर अपराध से लिखेंगे या इस वर्ष जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, मे भी उनसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि ठीक है भाई साहब, आप साइबर अपराध से रिलेटेड 5 स्कीम बताइए भारत सरकार की। तब वही बात है जो मेरा प्यारा शब्द है, बच्चों के मुंह से यही निकलता है, सॉरी सर, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले तो बताते ही नहीं हैं, सॉरी जो ट्रेनिंग कराते हैं आपको। खैर कोई बात नहीं, वो उनकी बात है। तो देखते हैं कौन कौन सी स्कीम है। साइबर सुरक्षित भारत पहल, दूसरी है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र, तीसरी है साइबर स्वच्छता केंद्र, चौथी है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। मैंने ये क्यों बोला I4C? में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द I4C संबंधित है, तो आप बता देंगे कि ये साइबर अपराध से संबंधित है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया सर्टेन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी कि IT जो एक्ट है, और जो 2019 में एक्ट आया व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक। ठीक है, तो इसमें भी ये बातें कही गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे बुडापेस्ट कन्वेंशन आई है जो कि साइबर अपराध से रिलेटेड इश्यूज को डील करती है, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो इंडिया की इंटीग्रिटी को प्रभावित करती हैं। ठीक है, दूसरी खास बात है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का गठन हो चुका है जो कि UN की बॉडी है। आपसे कभी हम इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी सारी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अब इम्पोर्टेंट 2 बातें, एक बात ये कि साइबर अपराध से रिलेटेड कई सारी शब्दावलियाँ चर्चा में रहती हैं, तो मे भी हो सकता है UPSC आपसे, क्योंकि साइबर अपराध पे तो सब लोग पढ़ रहे होंगे ना, पेगासस पे आप YouTube खोल लीजिए, आपको में भी हो सकता है कि 10,000 से भी ज़्यादा वीडियो मिल जाएं पढ़ाने वाले, बट क्वेश्चन वहाँ नहीं पूछेगा UPSC क्या पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द फिशिंग, मैन इन द मिडल, SQL इंजेक्शन, डेनियल ऑफ सर्विस, ये किससे संबंधित है? तो पता होना चाहिए कि साहब ये सबके सब साइबर अपराध से संबंधित हैं।
ठीक है। तो मेलवेयर, फिशिंग, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, मैन इन द मिडल, एसक्यूएल इंजेक्शन यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन में कि एक लैंग्वेज कोड की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि आप लोग लैपटॉप चलाते हो नहीं चलाते हो, कई बार आपको जब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसमें बड़ी लैंग्वेज वैसी होती है 0 1 2 0 डैश 3 4 ऐसा कुछ का, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को यहाँ पे बताया जाता है, उस लैंग्वेज के माध्यम से आपके सिस्टम को हैक किया जाता है। फिशिंग का क्या मतलब होता है कि आपको लोक लुभावन फिशिंग में कहते हैं ईमेल और मेल या मैसेजेस वो भेजे जाते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम मेलवेयर वगैरह पढ़ाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है। लास्ट एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, हाल ही में चर्चा में रहा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, मैन इन द मिडल, डेनियल ऑफ सर्विस, फिशिंग, ये शब्दावलियां प्रचलित हैं। हालांकि 5 शब्दावलियां नहीं देगा, 2 ही देगा, तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। चलिए अब लास्ट में हम देख लेते हैं आखिर का मेलवेयर, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर और वर्म्स के मध्य में क्या डिफरेंस है। वास्तव में आप लोग सुनते तो रोज होंगे और आपको लगता ही होगा कि ये सब के सब एक ही हैं, बट सब में डिफरेंस है। आज जब देख लेंगे तो आप हर चीज़ को सही से बोलने लगेंगे। जैसे कई सारे लोगों को कद्दू का मतलब लौकी, लौकी को तरोई, घिया, ना जाने क्या क्या कह देते हैं, कुछ भी पता नहीं होता है, सबको सेम टू सेम कह के बना देते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर 99% लोग हमेशा यही कहते हैं मालवेयर है, ठीक है। बट हर एक चीज़ का डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है आपको बताते हैं। मालवेयर का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। दुर्भावनापूर्ण का मतलब जिसकी भावना दूषित है, मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं। सिंपल सी बात है, जैसे श्री आईएएस एकेडमी है, श्री आईएएस एकेडमी जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती है वो भावनापूर्ण है, एजुकेशन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसको हमने परचेज किया, उसको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या होती है, दुर्भावनापूर्ण, जिसको हमने परचेज नहीं किया होता है, फ्री के चक्कर में हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं कि अच्छा ये मैपिंग का सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लो, ये फलाना कोचिंग संस्थान का। जैसे आप लोगों को एक बात बताएं, अभी मैंने एक दिन एक कोचिंग संस्थान का, हालांकि उनका मैं नाम नहीं लूंगा, एक कोचिंग संस्थान का मैं सॉफ्टवेयर देख रहा था, उनकी मेरे पास लिंक आई, मैंने उस लिंक से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया। जो ही मैं डाउनलोड करने वाला था, पर्सनली वो मेरे को क्यों भेजी गई थी आप समझ सकते हैं, क्योंकि श्री आईएएस एकेडमी इस समय अपने प्रगति के पथ पर चल रही है, तो क्यों ना इसका पूरा डाटा हैक किया जाए। तो अब वो बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, ऑप्शनल पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब उनका सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया तो उसमें एक चीज़ थी कि आपकी सारी फोटो और आपकी गैलरी वो एक्सेस कर लेंगे। उसमें आता है, हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी के चक्कर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते। और आजकल आप देखना जितने कोचिंग संस्थान है, ये लोग ऐप इसीलिए बनाते हैं कि ये आपके द्वारा जो भी फोटो आप क्लिक करते हैं, जो भी आप क्लासेस कहीं और से अदर से अटेंड करते हैं, उसको ये देखते रहते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। आपके डाटा अच्छा होता क्या है कि आप तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े होते हो, और टर्म्स एंड कंडीशन बहुत छोटी छोटी लिखी होती हैं, तो आप उनके ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकते हो। आपकी जो प्राइवेसी वाली फोटो हैं वो भी वो हैक कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि इन संस्थानों में काम करने वाले वर्कर्स आपकी फोटो का मिसयूज भी करते हैं। तो ये कई घटनाएं होती हैं। तो जब मैंने उस सॉफ्टवेयर को देखा तो देखते ही मैंने देखा, अरे वाह, ये तो मेरी गैलरी को एक्सेस करना चाहता है। गैलरी को एक्सेस करने का मतलब है पूरा का पूरा श्री आईएएस एकेडमी को आपने एक्सेस कर लिया। और फिर क्या है, फिर तो आप उसमें धूम मचाओगे, गालियाँ गलौज लिखोगे और पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लोगे। तो मैंने उसको बंद कर दिया। जो ही बंद किया तुरंत उनके संस्थान से फ़ोन आया कि आपने ऐप को आधा बीच में क्यों इंस्टॉल किया। मैंने कहा मुझे मूर्ख समझ रखा है कि पागल समझ रखा है। तो आप लोग भी सतर्कता पूर्वक जो भी ऐप हैं उन्हें डाउनलोड करें, फालतू के ऐपों से दूर रहें, जो भी ऐप हैं उनको हटा दें, ठीक है। ये बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं। क्लियर। तो ये क्या है, ऐप है एक तरीके का। ये काम क्या करता है कि उपभोक्ता की बिना अनुमति के डाटा को चुरा लेता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। सिंपल सी बात है, हम लोग हमेशा कोई ना कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो बिना सिक्योरिटी के, जो सिक्योर होंगे गूगल आपको तुरंत बता देता है आपका कि ये चीज़ सिक्योर है, आप इसको डाउनलोड कर लें, या इसके फॉलोअर्स ऐसे हैं। आप आजकल के तो फ़ोन भी इतने अच्छे हो गए, वो आपको बता देते हैं कि आपके में वायरस आने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्लियर। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को मालवेयर। वायरस की क्या खास बात है, वायरस खुद से नहीं चलता है, इसको चलाने के लिए तीसरे पक्ष की ज़रूरत पड़ेगी।
तीसरे पक्ष का मतलब आपने देखा होगा कि कई बार आप जब गूगल ओपन करेंगे, ठीक है, या आप कोई वेबसाइट सर्च करेंगे तो उस वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट के रूप में कई अश्लील दृश्य आते हैं, ठीक है, कई ड्रेसिंग के दृश्य आते हैं, कई कुछ दृश्य आते हैं। तो कई जो अभद्र टाइप के लोग होते हैं वो उस अश्लील दृश्य पे क्लिक कर देते हैं। उन्होंने जहां क्लिक किया तो वो अश्लील दृश्य ओपन होने में लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, तब तक ये वायरस आपके उस सॉफ्टवेयर में जा चुका होगा मोबाइल में, और आपका पूरा सिस्टम हैंग कर देगा, आपके सिस्टम से हर एक चीज को चुरा लेगा। इसीलिए आप देखना, जो बच्चे सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं उनके जो फ़ोन हैं वो सबसे ज़्यादा हैक होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से दूर रहिए। जो भी बच्चे आपके आसपास ऐसा करते हैं, ठीक है, आपके मतलब गांव में, दूर दराज एरिया में, क्योंकि आप लोग तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो जो लोग करते हैं उनको समझाइए कि आप जब भी कोई पोर्नोग्राफी या कोई ऐसी पिक्चर्स देखते हैं, अश्लील पिक्चर देखते हैं या अश्लील मूवी देखते हैं, तो वास्तव में वो आपके सिस्टम को हैक कर रहा होता है। और आजकल आपको पता है कि आपके फ़ोन पर फ़ोन पे भी है, पेटीएम भी है, सारे अकाउंट होते हैं आपके पास, तो पैसा भी जा सकता है। अभी इसको बताएंगे कि पैसा कौन चुराता है, ठीक है। कंप्यूटर वर्म्स अगला है। कंप्यूटर वर्म्स में क्या खास बात है? वायरस में तो थर्ड पार्टी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर वर्म्स में थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। और थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, लेकिन इसकी एक सीमा है। क्या सीमा है इसकी? कि ये केवल और केवल कंप्यूटर के एक ही प्रोग्राम को प्रभावित कर पाती है। वायरस क्या करता है कि कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को हैक करता है, लेकिन कीड़ा क्या है, ये केवल और केवल एक ही पार्ट में जाएगा। मान लीजिए आपने डीओसी खोला पीडीएफ बनाने के लिए, हालांकि जो आप यूज कर रहे हैं अभी डीओसी वगैरह, उनमें ऐसा होता नहीं है, गूगल आपको बता देता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई उसी का मिलता जुलता डीओसी अगर आपने ओपन कर लिया, तो जो ही आपने डीओसी ओपन किया तुरंत आपका एक ही एक्सेस लेगा। अगर गैलरी को लिया तो गैलरी को कर देगा, अगर आपकी मतलब पर्सनल चैटिंग को लिया तो चैटिंग को कर देगा। तो ये केवल एक ही बार में यूज होता है, ठीक है। चौथा है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर वास्तव में एक तरीके का मालवेयर ही होता है। इसमें जासूसी के लिए इसको अपनाया जाता है, विज्ञापनों का इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप लोग देखते होंगे ना, फलाना कोचिंग संस्थान के एडवर्टाइज, तो उसको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा ये बंदी इन कोचिंग संस्थान के एडवर्टाइज के पीछे ज़्यादा परेशान रहती है, तो इसकी एडवर्टाइज दिखाओ। और जो ही आप एडवर्टाइज देखेंगे तुरंत आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो ही क्लिक करेंगे स्पाईवेयर आपके उसमें चला जाएगा। हालांकि एक बात बता दें, ये सारी चीज़ें, ये सारे वायरस आप जैसे आम आदमी के लिए अभी नहीं होते हैं। 130 करोड़ लोग हैं, ठीक है। ये सारे वायरस, ये सारी चीज़ें राज कुंद्रा जैसे लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। चर्चा में आ चुके हैं, आज ही आए हैं चर्चा में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं उन्हीं के लिए होते हैं। मोदी जी, राहुल गांधी जी, ठीक है, सोनिया गांधी जी, इनके लिए होते हैं, ठीक है। ट्रोजन लास्ट में। ट्रोजन क्या होता है? जो बच्चे बहुत सारे गेम खेलते हैं, पबजी वगैरह जो खेलते हैं ना, चाइना ने बहुत ज़्यादा डेटा हमारा ट्रोजन के माध्यम से दिया है। जैसे पबजी खेला आपने, या टिकटॉक जो बच्चे नहीं बनाते रहते हैं, टिकटॉक बनाने वालों को ये लगता है कि हम नाच रहे हैं, हम अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं, हम अपने ये डाल रहे हैं, वो आपकी उससे मेंटलिटी को चेक करते हैं। कभी हम एक वीडियो इसी पे बनाएंगे पूरा कि किस तरीके से आपको प्रभावित किया जाता है ना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये क्या करता है? ये डेटा चुराता है, यहाँ तक कि आपके कीबोर्ड की टैपिंग को भी हैक कर लेता है। अब सोचो, कीबोर्ड की टैपिंग का आपने पासवर्ड कोई डाल रखा है फोन पे का, और उसने पता कर लिया, और पता कर लिया फिर तो आपके बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है। तो ट्रोजन ये काम करता है। तो इस तरीके से आपने हर एक शब्दावली से अपने आप को रूबरू कराया कि ट्रोजन क्या होता है, वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, ठीक है। जम्स कह रहा हूँ, कीड़ा क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर वॉर्म्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। उम्मीद है आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने डिटेल में जानी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यानी कि 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नई घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना बचाव करिए।